नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है कि नेट जेआरएफ कॉमर्स दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट के लिए हम एक कम्प्लीटली फ्री बैच चला रहे हैं, जहां पे पूरा सिलेबस आपको फ्री मिलने वाला है। सारे लेक्चर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं नेट जेआरएफ कॉमर्स के लिए। जो लोग पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें बता दें कि यूनिट 1 पेपर 2 का जो यूनिट 1 होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हम यूनिट 2 पे आ चुके हैं और ये यूनिट 2 की भी सेकेंड वीडियो है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसको देखिए। यूनिट 1 को अगर आप वीडियो वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे पूरा यूनिट मिल जाएगा, प्लस उसकी मैराथन वीडियो यानी कंपाइलेशन वीडियो भी मिल जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के सेकंड वीडियो पे। आइए शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स को। पढ़ने से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट नहीं करना है। देखिए, आपको लग रहा है कि आप 4 साल से 5 साल से, क्योंकि आप पीजी में हैं, तो आप कॉमर्स पढ़ते ही आ रहे हैं और ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये बात सही है, लेकिन जितने लोग भी नेट का पेपर कॉमर्स का दे रहे हैं, ये मान के चलिए कि वो सब पढ़ करके आ रहे हैं। सब ने कॉमर्स से पीजी किया है, इसीलिए वो कॉमर्स का नेट दे रहे हैं और ये चीज़ें सबको आती हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप हड़बड़ी में होते हो, एग्ज़ाम के टेंशन में होते हो, तो आप ये बेसिक चीज़ें भी गलत करके चले आ जाते हो। इसलिए इनका रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब तो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को समझने के लिए हमेशा दिमाग में क्या रखना है, कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू आइटम्स के बीच में हमेशा एक दो दिमाग में डिफरेंस रखने हैं। क्या ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है? नहीं, पर क्या ये आपको एमसीक्यू टिक करने में या जब आपके दिमाग में डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करना हो दोनों के बीच में, तो उसमें हेल्प करेगी, तो जी बहुत करेगी। कैपिटल जो भी आइटम होगा वो वंस इन अ ब्लू मून वाला आइटम होगा। वंस इन अ ब्लू मून हम लोग कहते हैं ना, जिसे कहते हैं ईद का चांद होना, ये वंस इन अ ब्लू मून वाला आइटम होगा। और जो आपका रेवेन्यू आइटम होगा ये रेगुलर नेचर का या रिकरिंग नेचर का आइटम होगा या रेगुलर नेचर का आइटम होगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मतलब अगर आपकी कंपनी है, मान लीजिए आप टेक्सटाइल में वर्क करते हैं, आप टेक्सटाइल का काम करते हैं, तो आप टी शर्ट्स तो रोज़ बेचते होंगे, टी शर्ट्स तो आप हर हफ्ते बेचेंगे, इसका रॉ मटेरियल आप हर हफ्ते खरीदेंगे, ये आपका रेगुलर रिकरिंग बेचर होगा। लेकिन वहीं बात करें, अगर आप मान लीजिए कि आपने अपनी कार बेची, आपकी कंपनी के पास एक कार थी या डिलीवरी के लिए आपके पास खुद का ट्रक था, वो पुराना हो गया, आपने बेचा, तो क्या आप रोज़ ट्रक बेचेंगे? अगर आपका ट्रक का बिजनेस नहीं है, कार का बिजनेस नहीं है, तो आप रोज़ तो ये करेंगे नहीं। इसे बोलते हैं कैपिटल आइटम, जो वंस इन अ ब्लू मून होगा। और रेवेन्यू आइटम वो होगा जो आपका क्या होगा, रिकरिंग इन नेचर होगा, रेगुलरली होता रहेगा, वो कभी कभार वाली चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है। और दूसरा, एक ये कंपल्सरीली 100% लागू नहीं होता, पर नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में लागू होता है, वो ये कि जो कैपिटल आइटम होगा हमेशा वो बहुत बड़े अमाउंट का होगा, वो बिग अमाउंट का होगा। वहीं जो रेवेन्यू आइटम होगा वो कंपेरेटिवली छोटे अमाउंट का होता है, वो छोटे अमाउंट का होता है कंपेरेटिवली। ये ध्यान में रखना है। ये क्या 100% केसेस में सही नहीं है, पर 99% केसेस में सही ही है कि जो आपके कैपिटल आइटम्स होते हैं, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम, वो दोनों ही हमेशा बिग अमाउंट में होंगे और रेवेन्यू आइटम्स हमेशा छोटे अमाउंट में होंगे। ठीक है। आइए अब डिटेल में बात करते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट सब बनाने में मदद करता है। इफ़ एनी आइटम को अगर हमने गलत क्लासीफाई कर दिया, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपने कैपिटल आइटम को रेवेन्यू में डाल दिया या रेवेन्यू आइटम को कैपिटल में डाल दिया, तो आपकी पूरी बैलेंस शीट या पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस जो आप निकालने वाले हैं वो गलत आएगा। ठीक है। तो कैपिटल आइटम्स में और रेवेन्यू आइटम्स में आता क्या है, पहले हम एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर पेमेंट्स। एक्सपेंडिचर का मतलब जाहिर सी बात है खर्चे होंगे, पेमेंट होंगे, दैट आर मेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर रिकॉर्डेड और कैपिटलाइज ऑन कंपनीज बैलेंस शीट रादर देन एक्सपेंस्ड ऑन द इनकम स्टेटमेंट। स्पेंडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज टू मेंटेन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एंड टू इन्वेस्ट इन अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड अदर एसेट्स फॉर ग्रोथ। अब देखिए, इसमें कहने का मतलब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, इसको आप इनकम स्टेटमेंट में नहीं डालते। इनकम स्टेटमेंट में वो चीज़ें डालते हैं जिनकी वजह से इनकम आता है। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको प्रोसेस किया, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, उस जिसके बदले में आपको रेवेन्यू रिसिप्ट मिली, तो आप उसको उधर रखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि आपको प्रोडक्शन के लिए कोई मशीन चाहिए थी, आपने मशीन खरीदी, अब ये मशीन, एक मशीन आपकी चलेगी 20 साल, ये 20 साल के लिए इकलौता किया गया एक्सपेंस है, तो ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए वंस इन अ ब्लू मून कर रहे हो, सिंगल टाइम कर रहे हो। ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होगा जो रिकरिंग इन नेचर होगा। कैसे? फॉर इट्स रूटीन ऑपरेशंस, रूटीन ऑपरेशंस के लिए जनरेट करने के लिए या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में। सिंगल अकाउंटिंग पीरियड मतलब वो आपका अप्रैल से लेकर मार्च 31 वाला टाइम, एक सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में जितनी देर के लिए आप बैलेंस शीट बनाते हैं, जितनी देर के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, उसमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या उसमें कमाई करने के लिए जो एक्सपेंसेस आप करेंगे, जो खर्चे आप करेंगे,
वो क्या होंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट दीज फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, वो लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्टमेंट्स होंगी, और ये क्या होंगे, ये आपका इंस्टेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए साल भर के लिए किया गया खर्चा होगा। ठीक है, समझ में आया कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बहुत ईजी है, मुझे पता है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, बाकी जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए भी है। लेकिन इस एग्जाम का या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक सिंपल सा रूल है जिसे कहते हैं कि जो हार्ड क्वेश्चन है आप उसे सही करें या ना करें ये तो आपके ऊपर है, पर जब आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं, आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आप इजी क्वेश्चन को गलत करने की गलती नहीं कर सकते, वरना आप बहुत लोगों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो लगभग सबके सही होंगे। तो इसमें तो आपको और परफेक्ट होना है। और क्या इस तरह के क्वेश्चन नेट पूछता है? तो बिल्कुल, वो आइटम्स देकर के आपसे पूछता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। कई बार वो आइटम्स कंफ्यूजिंग होते हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है, वो भी आप अगले पेज में पढ़ेंगे। जो ऑप्शन में रहता है ये है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी देखिए, ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना याद हो, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये एक अकाउंटिंग की पीरियड में किया गया खर्चा है। खर्चा कब किया? मान लीजिए आपने 2024 में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब वो एक साल के अंदर उसका बेनिफिट जनरली आप रीप कर लेते हो। जनरली आपने रॉ मटेरियल मंगाया, प्रोडक्शन किया, बेचा, उसके बदले में रेवेन्यू आ गया, काम खत्म, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? आपने मशीन बनाई, अब आपके पास एक असेट आ गया, ये खर्चा नहीं है, एक असेट आ गया, तो आपका एक तरह से ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। इन सब के बीच में आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? डिफर्ड। डिफर्ड का मतलब ये होता है कि आपने 2024 में खर्चा किया, उसका बेनिफिट आपको 24 में मिलेगा, 25 में भी मिलेगा, और हो सकता है 26 में भी मिले। इसे बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या ये कोई इन्वेस्टमेंट है? तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कैसा एक्सपेंडिचर है? उसका बेनिफिट आप एक अकाउंटिंग पीरियड में या एक फिक्स पीरियड में कर्टेल नहीं कर सकते, ये आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। जिसको समझ में आ गया ठीक, नहीं समझ में आया तो वो एग्जाम्पल से समझेगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में क्या है? आपने एक ऐड बना दिया। देखिए, जैसे एक ऐड था ना, बचपन में हम लोग सुनते थे, वॉशिंग पाउडर निरमा, तो ऐड इतना बढ़िया ऐड बनाया गया था कि आज भी वो निरमा का ऐड हम लोगों को याद है। आज भी वो निरमा का ऐड हम लोगों को याद है। तो क्या एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर एक बार किया गया था, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत साल तक उस कंपनी को मिला। आपने एक बैनर लगा दिया, हो सकता है उस बैनर को कितने लोग साल तक लोग याद रखें। आपने कोई एक ऐड डिस्प्ले कर दिया, वो ऐड पता नहीं आपको कब तक बेनिफिट दे। इसे बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप मैंने अपने आप को क्लियर किया। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे एक्सपेंडिचर हैं? तो ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन वन अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह एक ही अकाउंटिंग पीरियड में किए जाते हैं, बट प्रोवाइड बेनिफिट्स दैट एक्सटेंड टू फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड। ऐसे फायदे देते हैं जो फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड्स तक चलेंगे। ठीक है, अब जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, वैसे ही कैपिटल इनकम भी है। कैपिटल इनकम का मतलब क्या है? ये ऐसी इनकम है जो नॉन करेंट असेट्स। अब देखिए, नॉन करेंट असेट्स, करंट असेट्स क्या होते हैं? करंट असेट्स क्या होते हैं? करंट असेट्स वो होते हैं जो 12 महीने के से कम पीरियड के लिए हो। तो नॉन करंट असेट्स का सिंपल डेफिनेशन क्या निकलेगी कि ऐसे असेट्स हैं जो 12 मंथ से ज़्यादा के लिए रखे गए हों। तो अगर आप नॉन करंट असेट्स को बेचते हैं, आपके यहाँ कोई मशीनरी लगी है, कोई प्लांट लगा है, कोई लैंड लगा है, कोई कार लगी है, कोई व्हीकल लगी है, कुछ ऐसा लगा हो, आपने उस असेट को बेचा, नॉन करंट असेट को बेचा, तो वो क्या होगा? उससे जो पैसा आया वो आपकी कैपिटल इनकम होगी। क्या आप हर बार अपनी असेट बेचोगे? हर साल अपनी मशीन बेच दोगे? नहीं। आपने लॉन्ग टर्म के लिए मशीन खरीदी, हो सकता है 20 साल में बेचा, अगले 20 साल में कभी एक बार आप मशीन बेचने जाओगे, अगले 20 साल में आप अपनी प्रॉपर्टी या प्लांट बेचोगे। तो दैट इज कैपिटल इनकम, जो वंस इन अ ब्लू मून होगी। मोटे एक साथ मोटा पैसा होगा, एक साथ ज़्यादा पैसा होगा, प्लस वो क्या होगा? नॉन करेंट एसेट होगी, लॉन्ग टर्म के एसेट्स बेचोगे। अगर आपने नॉर्मल एसेट्स, स्टॉक्स वगैरह बेच दिए तो वो तो फिर रेवेन्यू में आ जाएगा। सच एज प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग फिजिकल एसेट्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स लाइक स्टॉक्स और बॉन्ड। ये वो स्टॉक नहीं जो मैं बोल रहा था, वो स्टॉक है इंडस्ट्री वाला स्टॉक जिससे आप प्रोडक्शन करते हो, रॉ मटेरियल वाला स्टॉक है। इस स्टॉक का मतलब है आपके शेयर से। इस स्टॉक का मतलब है आपके शेयर से। अगर लॉन्ग टर्म में कोई आपने शेयर्स या बॉन्ड्स ले रखे हैं, बॉन्ड्स ऐसा लिखा है जो 15 साल बाद मैच्योर है, शेयर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। इस तरह की चीज़ों को जब आप बेचते हो, मशीन प्लांट इक्विपमेंट, तो वो क्या होगी? कैपिटल इनकम होगी। रेवेन्यू इनकम क्या होगी? अब देखिए, रेवेन्यू इनकम को यहाँ जो लिखा है उस पर बाद में ध्यान दीजिएगा। रेवेन्यू इनकम को आप ऐसे समझिए कि रेवेन्यू इनकम वो होगी जो इनकम आपकी साल भर के अंदर आएगी और रेगुलर आती है। जैसे आप सेल्स कहते हैं, आप सामान बेचते हैं, आप क्या करते हैं, 10 रुपये का प्रोडक्ट है, आपने साल भर में 1000 प्रोडक्ट बेचे, तो आपकी जो सेल्स हो गई, जो रेवेन्यू इनकम हो गई, वो सेल्स हो गई, वो 10,000 हो गई। अब इसमें दो शब्दों का फेर है, दो शब्दों के बीच में डिफरेंस है, एक है रेवेन्यू और एक है इनकम।
रेवेन्यू का मतलब जितना भी पैसा किसी सामान को हमें बेच के मिलेगा वो रेवेन्यू है। हमने 1000 सामान बेचा था 10 रुपये का, यानी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का टोटल हमारी इनकम हुई, रेवेन्यू हुआ, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू। जितना हमने सामान बेचा, जो भी पैसा हमें बदले में मिला वो रेवेन्यू है। अभी इसमें से कुछ भी माइनस नहीं किया तो ये रेवेन्यू है। इस रेवेन्यू में क्या 10,000 का सामान हमने बेचा तो 10,000 हमने कमा लिया? नहीं, इस 10,000 में से कुछ टैक्स रहा होगा, कुछ रॉ मटेरियल का कॉस्ट रहा होगा, कुछ मशीन का रहा होगा, कुछ लेबर का रहा होगा। इसमें से जो 150 रुपये बच रहे हैं, जो 150 रुपये बच रहे हैं वो हमारी इनकम है, वो हमारी इनकम है। तो ये दोनों टर्म रेवेन्यू और इनकम वैसे अपने आप में ही दोनों बहुत अलग टर्म है। रेवेन्यू का मतलब जितना भी पैसा, एक मुश्त पैसा जो हमें बाहर से मिल रहा है, दैट इज रेवेन्यू। हमने 100 रुपये की चीज़ बेची तो 100 रुपये हमारा रेवेन्यू हो गया। पर जब हम 100 रुपये की चीज़ बेचते हैं और उसमें से केवल 15 रुपये कमाते हैं तो दैट 15 रुपया इस इनकम, वो 15 रुपये क्या है? आपकी इनकम है। रेवेन्यू इनकम क्या है? मतलब रेवेन्यू इनकम में हम सेल्स की बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो रेवेन्यू क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ इनकम है जो हम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज से जनरेट करते हैं। और वहीं इनकम क्या है? इनकम रिफर्स टू अर्निंग्स ऑफ प्रॉफिट दैट रिमेन्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू। रेवेन्यू से निकालने के बाद जो एक्सपेंसेस बचे, ठीक है। और रेवेन्यू इनकम क्या होगी? कंबाइंड। तो कंबाइंड ये सेल्स की बात कर रहा है जो हर साल हर महीने होगी, ठीक है। अब रेवेन्यू लॉस क्या है? रेवेन्यू लॉस स्पेसिफिकली हर साल हो, फिक्स्ड नहीं है, पर रेवेन्यू लॉस मतलब ऐसा लॉस जो आपको रेगुलर नेचर में होता हो, मतलब आपको असेट की वजह से ना हो रहा हो कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई एंड वो लॉस हुआ, तो रेवेन्यू लॉस नहीं। रेवेन्यू लॉस मतलब जो रेगुलर लॉस होंगे, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में जो लॉस होते हैं उसको रेवेन्यू लॉस कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैपिटल रिसिट्स की और रेवेन्यू रिसिट्स की। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? ये नॉन रिकरिंग कैश इनफ्लोज हैं फ्रॉम अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट दैट कम फ्रॉम कैपिटल रिलेटेड सोर्सेज। कहाँ से आएंगे? कैपिटल रिलेटेड सोर्सेज आएंगे। नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स आर यूज टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म असेट्स और रीपे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स का काम क्या है? हमें लॉन्ग टर्म ऐसा पैसा आ रहा है जो 5 साल में 10 साल में एक बार आता है, तो उसका हम काम क्या करेंगे? आप ये जानिए कि जिस तरह का पैसा होता है वो उसी काम में लगता है। सिंपल सा नियम है। अगर कैपिटल रिसिप्ट्स होगा तो ज़्यादातर हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को निपटाने के लिए यूज़ करेंगे। हमने अपनी ज़मीन बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, इक्विपमेंट बेच दी। अब एक साथ हमारे पास मान लीजिए एज एन इंडस्ट्रियल मेरे पास एक साथ 100 करोड़ रुपए आ गया, तो क्या मैं 100 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल खरीद डालूंगा? कोई भी समझदार इन्वेस्टर ऐसा करेगा? नहीं। इससे हम कहीं और प्लांट लेंगे, लैंड लेंगे या बिल्डिंग लेंगे या मशीनरी लेंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं जो नॉन रिकरिंग इन नेचर हैं। किसी असेट के बेचने से या किसी हमने शेयर्स वगैरह को इशू करके पैसा लोगों से उठाया, हमने लॉन्ग टर्म शेयर्स इशू किए लोगों को, लोगों ने सब्सक्राइब किया, वो 15 साल का हमारे को शेयर मिल गया, पैसा मिल गया, या हमने कहीं से लोन रेज किया, हमने 500 करोड़ का लोन दिया, तो इसे बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। किसी भी तरह से हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आ रहा है और ऐसा पैसा है जो नॉन रिकरिंग है, हर साल हर महीने नहीं आएगा, ये वंस इन अ ब्लू मून वाला है जो हम कभी कभार काम करते हैं, उससे आया हुआ पैसा है, तो इसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स यूज कहाँ होंगी? तो हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? आर इनकम और कंपनी और गवर्नमेंट अर्न्स फ्रॉम इट्स डेली एक्टिविटीज। बस यही ध्यान रखना, जो हमको लगातार डेली एक्टिविटीज से आ रहे हैं। आप रेंट ले रहे हो, अब तो ये ऐसा हाउस होल्ड भी समझ सकते हो, अगर बिजनेस की तरह ना भी दिमाग चलाना चाहें तो रेंट, घर में है ना, घर पे लोग किराए पे रखते हैं तो हर महीने रेंट आता है, वैसे आपकी फैक्ट्री में कोई हिस्सा रेंट पे है, हर महीने पैसा आएगा। इंटरेस्ट आपने लोन दिया है या आपने डिविडेंड में इन्वेस्ट किया तो वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, रेगुलर आएगा। क्लाइंट से पैसा आना, जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज बेची है, हर महीने आएगा। सप्लायर से, क्रेडिटर से, वेंडर से हर महीने की डीलिंग होगी, हर 2 महीने 3 महीने में तो होगी ही होगी। बैड डेब्ट्स आपने रिकवर करना है, वो होगा। आप हर महीने वेस्ट बेचते हो, मान लीजिए आपकी कार्ड की फैक्ट्री है, आपकी कार्ड की फैक्ट्री है। कार्ड बनाने में जब आप कार्ड डिज़ाइन करते हो, अगर आप कार्ड डिज़ाइन करते हो, ये एक शीट ऑफ पेपर है और आपने इसमें ऐसा कार्ड डिज़ाइन किया, तो ये इतना जो वेस्ट जाएगा, ये आप बेचोगे ना, तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उनमें स्क्रैप बहुत निकलता है, तो हर महीने आप रेवेन्यू नेचर में क्या करोगे? स्क्रैप बेचोगे, इसको कबाड़ी वाले को दोगे, तो इससे भी जो पैसा आएगा वो क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट्स होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिट्स, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू लॉस। मुझे लगता है वो सब कुछ आपको समझ में आ गया हो। कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे जाएंगे, द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ लेक्चर के बाद पीडीएफ डाल दी जाएगी। कोई भी कन्फ्यूजन होती है कमेंट सेक्शन में बिना हेजिटेट किए पूछने की आदत डालिए, और अगर अच्छा लगता है वीडियो को तो भाई बिल्कुल लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मिलजुल के आप लोग तैयारी करें। मैं जैसे आपके लिए फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ वैसे आप अपने दोस्तों को अवेलेबल कराइए। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं?
दे आर अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट शो कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटस एट अ स्पेसिफिक टाइम। किसी भी वक्त पे, साल के किसी भी वक्त पे, मान लीजिए 31 मार्च 2024 है, 31 मार्च 2024 है, ये साल का वक्त चल रहा है। इस वक्त पे हम क्या कर रहे हैं कि कंपनी की क्या पोजीशन है, कंपनी का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या कंपनी के पास एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या कंपनी के पास एक्सपेंसेस हैं, क्या इनकम है, ये सब हम किसी भी पॉइंट पे जानना चाह रहे हैं। तो जिस डॉक्यूमेंट से जानेंगे, जिन कागज़ से जानेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसे स्टेटमेंट्स जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दें, ठीक है। व्हाट द कंपनी ओन्स एंड ओज, क्या कंपनी ओन करती है, मतलब क्या कंपनी के पास असेट्स हैं, क्या कंपनी की इनकम है, एंड ओज का मतलब क्या कंपनी के पास लाइबिलिटी है, क्या एक्सपेंसेस है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाउ मच मनी इट हैज़ मेड और स्पेंट, इनकम और एक्सपेंस सब बता दिया। क्या मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इतने ही है क्या? नहीं, लेकिन ये मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सेकंड में देख लूँ कि पूरे लिखे हैं कि नहीं। हाँ, इतने ही हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, क्या ये मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? तो हाँ, जो आपको ध्यान रखना है, बैलेंस शीट एक मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब देखिए, ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें से कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते। केवल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में बात करो तो शायद आप में से कुछ लोगों को ना पता हो, वरना बैलेंस शीट के बारे में आप जानते तो इसको आप तब भी देख सकते हैं। ये क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट शोज अ कंपनी की क्या बैलेंस शीट में क्या क्या मिलता है? एसेट मिलती है, लाइबिलिटीज मिलती है, ओनर्स की इक्विटी के बारे में पता चलता है, डेट्स वगैरह के बारे में पता चलता है। वहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या देखते हैं? कितना कैश आया और कितना कैश गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या देखेंगे? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि कितना कैश आया कंपनी में और कितना कैश कंपनी से बाहर गया। यही कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम देखते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में क्या कहते हैं? इसी को आप P&L भी कहते हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हो। ये रेवेन्यू एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को देखता है। दिस स्टेटमेंट शोज द कंपनीज रेवेन्यू एक्सपेंसेस गेन्स एंड लॉसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम में कितना आपके रेवेन्यू नीचे का खर्चा हुआ, उस प्रॉफिट एंड लॉस, और कितना आप कमा रहे हो, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये आपको पता चलता है इनकम स्टेटमेंट या P&L से, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट मुझे लगता है आप सभी को पता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है? ये भी आपने कभी 12th में थ्योरी पार्ट में था, पर थ्योरी पोर्शन कोई पढ़ता नहीं, इसलिए आप में से किसी को याद, ज़्यादातर लोगों को नहीं होगा। This statement outlines changes in company's equity over a period of time. It can show how ownership interests have evolved through various activities and events. मतलब लॉन्ग टर्म में, एक लंबे समय में, एक टाइम पीरियड में इक्विटी कितनी बदली, कितना चेंजेस आया इक्विटी में। पहले मान लीजिए 10% था, फिर वो 20% बाहर वालों के पास गई। ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, कि आपने नए शेयर्स इशू किए, नए लोगों को पार्ट लिया, इससे जो चेंजेस आ रहे हैं इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी। क्या इससे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन या इससे कुछ आता है? नहीं, बस यही पूछ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या कंपोनेंट है, तो ये 4 याद रखने हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट के बारे में मुझे लगता है आप सभी को अच्छी खासी नॉलेज है, फिर भी मैंने PDF में पोर्शन डाल दिया है ताकि आप पढ़ सकें, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, वो जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और जो हम P&L प्रिपेयर करते हैं, ये किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हैं या कंपनीज एक्ट के किस पार्ट के हिसाब से करते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। बहुत लोग, आप लोग कमेंट करने की कोशिश नहीं करते हो, आप लोग इस तरह का काम नहीं करते हो। देखिए, इंटरेक्शन हमेशा कम्युनिकेशन में, जैसे आपने पेपर 1 के लिए कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे होगे ना, तो उसमें कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा कि इट इज़ अ 2-वे प्रोसेस, 2 तरह से होता है। टीचिंग लर्निंग इज़ अ 2-वे प्रोसेस। तो वैसे ही आपको यहाँ टीचिंग लर्निंग में पार्ट लेना है तो 2-वे प्रोसेस रखना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट लगाया है। ये वो बैलेंस शीट है जो आप पहले पढ़ते थे। क्या ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट से काम चल जाएगा? तो नहीं, ये भी देखनी है। एक और बैलेंस शीट होती है ना, कंपनीज वाली बैलेंस शीट, जिसमें आपने इक्विटी, शेयर होल्डर फंड ऐसे देखा होगा बैलेंस शीट को, वर्टिकल बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट ये वाली है, वर्टिकल बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं, वो बैलेंस शीट भी आपको देखनी है। फॉर्मेट मैंने इसमें वर्टिकल का नहीं अटैच किया, हॉरिजॉन्टल का कर दिया है, और ये स्टेटमेंट ऑफ PL का फॉर्मेट है। यहाँ तक मुझे लगता है सब कुछ क्लियर है। अगले लेक्चर में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उसको अटेंड करिएगा। ये लेक्चर मुझे पता है सिंपल था, पर सिंपल होने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट भी है, स्कोरिंग भी है, इसलिए इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ी, ठीक है। अच्छा लगता है, हमें लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब आपको अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को भैया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल को ज्वाइन करिए। तब तक के लिए थैंक यू।